हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये बताइए सर, आप लोग को क्या पढ़ा रहे हैं? थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशनल हेलो, प्रेशर एंड थ्रस्ट। सर डेंसिटी पढ़ा। यह सब प्रेशर एंड थ्रस्ट भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा, प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर। यस सर। ठीक है ठीक है। तो देखिए, थ्रस्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड आपको टॉपिक हम जो है वे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओनली 20 मिनट का क्लास लेंगे आपका। सर अब्सेंट है आज। ठीक है, ओके। ओके सर। ओके सर। थ्रस्ट, इस पर डिस्कस करना है कि व्हाट इज द थ्रस्ट। थ्रस्ट है क्या? तो थ्रस्ट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। थ्रस्ट एक फोर्स है। व्हेन द फोर्स एक्ट यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, या ये कहिए कि व्हेन द फोर्स एक्ट नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। यानी किसी सरफेस पर अगर फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में वर्क कर रहा है तो हम उसको थ्रस्ट कहते हैं। यानी द फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द थ्रस्ट। यानी थ्रस्ट मींस फोर्स। थ्रस्ट मींस यहां पर आपको लिया गया है फोर्स से। किससे लिया गया है? फोर्स से। फोर्स। तो द फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस टू द नॉर्मल डायरेक्शन इज कॉल्ड द थ्रस्ट। थ्रस्ट। अब थ्रस्ट के बाद थ्रस्ट का भी यूनिट न्यूटन होगा। क्यों होगा? क्योंकि थ्रस्ट इज ए फोर्स। थ्रस्ट क्या है? यस सर, फोर्स। तो थ्रस्ट का यूनिट न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन। अब आइए, प्रेशर। व्हेन द थ्रस्ट एक्ट यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस टू द नॉर्मल डायरेक्शन इज कॉल्ड द प्रेशर। अब आ रहा है प्रेशर। प्रेशर क्या है? तो व्हेन द थ्रस्ट एक्ट्स यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर। इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर। ये डेफिनेशन है आपका। हमने आपको थ्रस्ट बताया था। व्हाट इज द थ्रस्ट? तो आपको बताया कि व्हेन द फोर्स एक्ट नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। इट्स यूनिट इज द न्यूटन्स। अब आ रहा है प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर? तो व्हेन द थ्रस्ट एक्ट यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर। इसका फार्मूला होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अपॉन थ्रस्ट या फोर्स एरिया। ये फार्मूला होगा। थ्रस्ट की जगह फोर्स भी तो लिख हाँ, सकते हैं। पहले ही लिख दिया है कि थ्रस्ट है क्या? एक तरह से आपका फोर्स है। यस। तो अब देखिए, प्रेशर को P से, थ्रस्ट को F से और एरिया को A से डिनोट करेंगे। तो फार्मूला हो गया P इज इक्वल टू F अपॉन A। यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का यूनिट फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट है इसका। चलिए ऊपर लिख रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
and Newton per meter square is called the Pascal. 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 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? पास्कल। Pascal. पास्कल जो है साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना? तो Yes, sir. याद रखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। और ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर है या इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए Scalar Quantity. क्वांटिटी, Scalar quantity because it has magnitude, no direction. ये स्केलर क्वांटिटी है। Yes, sir. तो आपने देखा व्हाट इज द थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? Yes, sir. बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, उसको आप लोग आप कर लीजिए, लिसन केयरफुली, आप लिसन करें। द फोर्स एक्ट, या ये कहिए कि द फोर्स On एक्ट normal नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द Surface थ्रस्ट। is called the thrust. फिर आपको मैंने प्रेशर का डेफिनेशन बताया। व्हेन द Yes, थ्रस्ट sir. एक्ट, And the Fourth. on a unit. when the thrust act unit area of the surface is Area, called the surface. pressure. Pressure is a scalar quantity. Its formula pressure is equal to thrust Is upon equal to area. thrust upon area. सिंपल P के is रूप equal में to आप P F is equal to F upon A नोट करेंगे। Unit यूनिट ऑफ of प्रेशर pressure. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर Newton इज per कॉल्ड meter द square is पास्कल। called Pascal. देखिए P इज इक्वल टू F अपॉन A Upon A. में अगर एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए, Yes, सपोज कर लो sir. कि हम फोर्स को कांस्टेंट कर देते हैं। अगर फोर्स को कांस्टेंट कर देंगे तो So प्रेशर इज then यूनिवर्सली pressure is प्रोपोर्शनल टू universally proportional to each other. एरिया। प्रेशर इज यूनिवर्सली Area. प्रोपोर्शनल टू एरिया। Proportional to area. इसका मतलब कि अगर Area. एरिया अगर ज्यादा हो जाए तो प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर कम हो जाएगा। कम होगा। कम होगा। एरिया ग्रेटर होने पर प्रेशर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू Proportional to एरिया। area. ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया प्रेशर इज Area. रेड्यूस्ड। प्रेशर हुआ। डिक्रीजेस। अब इसका एग्जांपल्स आप देख लो। हमने दो नील ले लिया, एक नील का एज शार्प है और एक नील का एज शार्प नहीं है बल्कि चौड़ा है, विथ है। दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे हम, तो शार्प एज वाली नेल दीवार में इजीली जो है इंटर कर जाती है, यस सर। जबकि जिसका विथ चौड़ा है ना ही फोर्स उस पर लगाने पर वो दीवार में इंटर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जिसका एज कम है, जिस नेल का एज जिस नेल का एज कम है उसका एरिया कम है, तो एरिया कम होने का मतलब कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और जब प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है तो वो इजीली दीवार के अंदर इंटर कर जाती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्टेप। आपने देखा होगा जब घर बनाई जाती है तो उसका एक नींव दिया जाता है, नींव। और आपने देखा होगा कि नींव को ज्यादा चौड़ा रखते हैं, लेकिन वही नींव जब ऊपर आने लगती है तो उसको थिन कर देते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों हम जो है घर के नींव को चौड़ा बनाते हैं। अगर घर के नींव को चौड़ा बना देंगे हम, यानी एरिया को इंक्रीज कर देंगे, तो प्रेशर रेड्यूस हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा? रेड्यूस हो जाएगा। प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया प्रेशर इज रेड्यूस्ड। अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, अब आइए सपोज कर लीजिए कि आप जो है ऐसे जगह वॉन्डरिंग करने के लिए गए हैं जहां पर दलदल है, सपोज कर लीजिए, और बाय द वे आप दलदल में जो है आप जो है नीचे जाना शुरू कर दिए। यस सर।
ध्यान से सुनो, एग्जांपल मैं दे रहा हूं। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अब सुनिए, वेन द सपोज कर लीजिए कि जब आप जो है दलदल में, जब सर आप म्यूट कर दीजिए। कुछ ऐसे जगह जहां दलदल है और उस दलदल में आप फंस गए हैं। सर म्यूट कर कर पढ़ाइए। सुनिए, आप दलदल में फंस गए हैं, तो आप जो है उस दलदल के नीचे जाना शुरू कर दिए। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि जो आपको उस दलदल से निकाले। आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, कैसे उस दलदल के नीचे जाने से बचेंगे? तो चूंकि आप सीधा खड़े हैं तो दलदल के नीचे जा रहे हैं, तो वहां अपने आप को बचाने के लिए आपको लेट जाना चाहिए। सर लेट जाएंगे ताकि एरिया इंक्रीज हो जाए, प्रेशर कम रहेगा। सर सबको म्यूट कर। इसको म्यूट कर दीजिए, 10 मिनट और पढ़ा देते हैं। हाँ, लिसन, जब आप उस दलदल के नीचे जाना जब आप शुरू कर दिए, तो आपको अपने आप को बचाने के लिए कौन सा उपाय है, क्या करेंगे जबकि आसपास कोई पर्सन नहीं है जो आपको उस दलदल से बाहर निकाले? तो अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्ट्रेट खड़े हैं तो आपके फीट का एरिया कम है, इसलिए प्रेशर ज्यादा लग रहा है, आप दलदल के नीचे जा रहे हो। अपने आप को बचाने के लिए अगर आप यदि पेट के बल अगर लेट जाएंगे तो एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज हो जाने से प्रेशर रिड्यूस होगा, और प्रेशर रिड्यूस होने से आप दलदल के नीचे जाने से बच जाएंगे। तो इसलिए याद रखिए, कहीं भी अगर प्रेशर को इंक्रीज करना है तो एरिया को डिक्रीज कर दो, ठीक है? अगर प्रेशर को डिक्रीज करना है तो एरिया को क्या कर दो, आप इंक्रीज कर दो। इस तरीके से आप प्रेशर और एरिया के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट हुआ है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सरफेस, ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया प्रेशर इज रिड्यूस्ड। तो ये एग्जांपल था आपका प्रेशर का। अब इसके बाद पॉइंट्स लेते हैं हम आपको कि अब आइए, एक साइंटिस्ट पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ क्या है, इसको आप एग्जांपल से आप समझे हैं। इसको we take a container in which आपका water is filled up and 4 piston is attached into the container. देखिए, पास्कल्स लॉ को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक कंटेनर, स्फेरिकल कंटेनर लिया जिसके अंदर आपका वाटर फिलअप है। इस कंटेनर में ये पिस्टन है, ये 4 पिस्टन इस पर इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन याद रखिए, ये पिस्टन मूवेबल है, यानी ये मूव कर सकता है, टू एंड फ्रो ये पिस्टन सभी मूव कर सकते हैं। पास्कल ने क्या किया कि एक पिस्टन पर इन्होंने 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स एग्जर्ट कर, प्रेशर एग्जर्ट कर दिया, या फोर्स ही ले लीजिए। 1 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर दिया उन्होंने एक पिस्टन पर। जब इस पिस्टन पर 1 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर दिया
तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये रिमेनिंग जो 3 पिस्टन्स है, 1 न्यूटन्स, 1 न्यूटन्स एंड 1 न्यूटन्स। पास्कल ने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी एक पिस्टन पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देने पर रिमेनिंग 3 पिस्टन जो है 1 न्यूटन फोर्स से आउटवर्ड मूव कर गए। तो न्यूटन ने तो पास्कल ने तो एक पिस्टन पर 1 न्यूटन का फोर्स इनपुट किया था, अप्लाई किया था, लेकिन ये रिमेनिंग 3 पिस्टन जो है 1 न्यूटन फोर्स से क्या हो गए, मूव करने लगे। यानी 1 न्यूटन फोर्स जो है यहां पर 3 न्यूटन फोर्स में चेंज हो गया, 3 न्यूटन फोर्स इस पर लग रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 1 न्यूटन का फोर्स इस पिस्टन पर लगाया गया है, तो इस पिस्टन का एरिया होगा। तो अभी आपने पढ़ा है कि फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। इसका मतलब कि जब उन्होंने एक पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई किया तो वो प्रेशर इस लिक्विड से होकर के पूरे लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट हो गई, इक्वली ट्रांसमिट हो गई। और इक्वली ट्रांसमिट होने की वजह से ये रिमेनिंग पिस्टन वाटर से कांटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो फोर्स, जो प्रेशर या जो फोर्स इस पिस्टन पर अप्लाई किए हैं इस लिक्विड के थ्रू हो करके वो सभी प्रेशर और फोर्स इन तीनों न्यूटन पर आउटवर्ड काम कर रहे हैं, जो ये बाहर की तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन है। पास्कल ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि when we applied the pressure at any point of the confined liquid, then that pressure equally transmitted in all direction. This is called the Pascal's law. Okay? क्या पास्कल ने बताया कि when we applied the pressure at any point of the confined liquid, confined liquid का मतलब कि वो लिक्विड कंटेनर में सील होना चाहिए, समझ में आया? वो फिलअप होना चाहिए, कंटेनर के अंदर होना चाहिए। जैसे कंटेनर में आपको दिखाया गया है, ये कंटेनर आपका जो है क्या है, कन्फाइंड है, मतलब एक सील है। इसमें 4 पिस्टन लगा दिया गया है जो पिस्टन अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। जब पास्कल ने एक पिस्टन पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो रिमेनिंग 3 पिस्टन 1 न्यूटन फोर्स से क्या हो गए, आउट मूव कर गए या आउटवर्ड 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए। इस पर पास्कल ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि when we applied the pressure at any point of the confined liquid, then that pressure equally transmitted in all direction. This is called the Pascal's law. तो ये है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशंस भी है। आपने देखा होगा कि एक ट्रक है, जो एक लोडेड ट्रक है, लोडेड ट्रक का टायर खराब हो गया तो अब उसके सामान को नीचे उतार करके उस ट्रक को रिपेयरिंग नहीं किया जाता है, लोडिंग ट्रक को ही जैक लगा करके ऊपर उठा दिया जाता है। तो जैक इज आल्सो द एपरेटस व्हिच इज बेस्ड ऑन दी पास्कल्स लॉ। इसका मतलब कि पास्कल लॉ पर इनपुट फोर्स हम कम लगाएंगे लेकिन आउटपुट फोर्स हमको ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर एरिया को सपोज कर लो, आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, अगर एरिया को हम चेंज करते जाएंगे तो प्रेशर अपने आप क्या होता जाएगा, चेंज होगा। एरिया को अधिक कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया को कम कर देंगे तो प्रेशर अधिक हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने देखा कि पास्कल्स लॉ, when we applied the pressure at any point of the confined liquid, then that pressure equally transmitted through the liquid, through the water, all direction. This is called the Pascal's law. तो पास्कल्स लॉ का बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसको आगे चल करके आप हर क्लासेस में एप्लीकेशंस भी आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द पास्कल्स लॉ, जिसमें मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिया जैक का, जिस जैक से हम हेवी ट्रक को, लोडेड ट्रक को ऊपर कर देते हैं हम, ठीक है? तो ये था आपका पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ से रिलेटेड क्या आपने स्टडी किया, थ्रस्ट स्टडी किया, प्रेशर स्टडी किया, प्रेशर का यूनिट आपने देखा, फिर उसके बाद पास्कल्स लॉ देखा। अब पॉइंट ये उठता है कि अब आपका जो सिलेबस है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या ऐसे कहिए कि एक अपथ्रस्ट फोर्स होता है। चलिए इस पर आ जाइए। अपथ्रस्ट फोर्स, अब जरा आप बताइए, आपने देखा होगा
कि अगर हम एक बाल्टी ले करके उसको कुएं के अंदर हम लटका दें वाटर को पुल करने के लिए, तो जब वो बाल्टी पानी से भरी हुई बाल्टी पानी के अंदर होती है तो उसका वेट कम मालूम पड़ता है आपको। लेकिन जैसे ही वो बाल्टी पानी के सरफेस से ऊपर आ जाती है आपको उसका वेट मालूम पड़ने लगता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर सिंक करने पर उसका वेट डिक्रीज क्यों होता है? Why the weight of the body decrease when the body sink into the water? क्यों होता है? तो यहां एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि ये डस्टर है, आप जानते हैं कि कोई भी सबस्टेंस अपने वॉल्यूम के बराबर स्पेस को ऑक्युपाई करेगी। अगर इस डस्टर को पानी के अंदर हम सिंक कर दें तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेसमेंट कर देगी, अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को क्या कर देगी? डिस्प्लेसमेंट कर देगी। तो इसका तो हम वॉल्यूम मीजर कर सकते हैं। तो जब इसका वॉल्यूम मीजर हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि वाटर के अंदर जाने पर ये कितने वाटर को डिस्प्लेसमेंट करेगी। उस डिस्प्लेसमेंट वाटर का वॉल्यूम मीजर हो गया। और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। डेंसिटी को डी से दिखाते हैं, मास को एम से, या वॉल्यूम को भी से। आप बताइए अगर हमें वॉल्यूम निकालना है या मास निकालना है तो हम वॉल्यूम में डेंसिटी से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बताइए कि अगर इसको वाटर के अंदर हमने सिंक कर दिया तो ये कितना वाटर डिस्प्लेसमेंट करेगी? जितना इसका वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम हम यहां पर पुट अप कर देंगे। साथ ही साथ डेंसिटी हमको पता है, पहले से नोन क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मास निकल जाएगा कि ये कितना वाटर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, उसका मास क्या है। तो मास ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाटर निकल गया। और मास ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाटर निकल गया तो आपने पढ़ा होगा W इज इक्वल टू mg, कि डिस्प्लेसमेंट वाटर का वेट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वाटर का वेट निकाल देंगे तो यही वेट किसमें चेंज हो जाएगा? फोर्स में। तो क्या आपने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड के अंदर सिंक कर दें तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेसमेंट करती है, और डिस्प्लेसमेंट वाटर के वेट के बराबर उस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शंस में फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर से एक बार सुनिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली और पार्शियली सिंक इनटू द वाटर, sink into the water, then the object displacement the water to its volume, and the weight of displacement water, the force is act on the body to the upward directions is called the upthrust force. तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर हम सिंक कर दे तो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक कंटेनर है जिसमें आपका सपोज कर लीजिए कि वाटर फिलअप किया गया है। ये वाटर हो गया आपका फिलअप है, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को सिंक कर दिया। आप जानते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वाटर के अंदर सिंक किया जाए तो उस पर टू फोर्स काम करेंगे। एक तो उसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा जिसको वेट कहते हैं, और साथ ही साथ सेकंड जो है इस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप बताओ कि ये अपथ्रस्ट फोर्स इसके वेट को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर दिया। तो अब अगर हम एपारेंट वेट निकालें, एपारेंट वेट, तो एपारेंट वेट निकालने के लिए W में से F को माइनस कर देंगे तो ये एपारेंट वेट निकल जाएगा, W माइनस F। क्वेश्चन क्या निकलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वाटर या लिक्विड के अंदर सिंक कर दें तो उस पर टू फोर्स काम करते हैं, एक उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शंस और एक अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शंस। तो अपथ्रस्ट फोर्स बॉडी के वेट को डिक्रीज कर देता है। यही वजह है कि पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट आपको लाइट मालूम पड़ता है, हल्का मालूम पड़ता है। आप अपने आप को भी देखो, कभी आपने रिवर में या पॉन्ड्स वगैरह में आपने जब स्विमिंग करने के लिए गए होगे तो जब आप पानी के अंदर जाते हो तो आप सोचते हो कि हम पानी के अंदर ज्यादा समय तक रहें, स्टे करें।
लेकिन आप रह नहीं पाते हो क्योंकि आपको मालूम पड़ता है कि कोई ना कोई फोर्स है जो हमें पानी के अंदर से ऊपर की तरफ पुश कर रही है। रियल में वो है क्या? वही है अपथ्रस्ट फोर्स। तो इस तरीके से मैंने आपको अपथ्रस्ट फोर्स डिफाइन किया कि व्हाट इज द अपथ्रस्ट फोर्स। तो व्हेन द बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली सिंक इनटू द वाटर, then the object displaces the water to its volume, and the weight of displacement water, the force is act on the body to the upward directions. That force is called the upthrust force, and due to upthrust force the weight of the body is reduced. Due to upthrust force the weight of the body is reduced or decreased. आप decrease भी कर सकते हैं, reduce or decrease कहाँ? In the water, in the water. तो ये क्वेश्चन निकलता है कि what is the upthrust force, कि when the object is completely or partially sink into the water, then its weight is decreased due to upthrust force. Due to upthrust force the weight of the body is decreased into the water, so the weight of the body is feel light when the body is completely sink into the water. ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया। बहुत सारे आप न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, कहीं भी आपको अपथ्रस्ट फोर्स निकालना है तो पहले आप पता लगा लीजिए कि वो बॉडी कितना वाटर को डिस्प्लेसमेंट कर रही है। उस डिस्प्लेसमेंट वाटर का वॉल्यूम नोट कर लीजिए। जब वॉल्यूम नोट कर लेंगे तो आप इस फार्मूले से मास निकाल लीजिए, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास निकाल दीजिए। जब मास निकल जाएगा तो आप वेट निकाल लेंगे, जब वेट निकल जाएगा तो यही वेट उस बॉडी पर अपथ्रस्ट फोर्स का काम करती है, और यही अपथ्रस्ट फोर्स उस बॉडी के वेट को रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है। यही वजह है कि पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाने पर उसका वेट लाइट मालूम पड़ता है। तो ये था आपका रिलेटेड आपका टॉपिक। ठीक है, ओके। अब स्टॉप हम कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा क्लास दूसरे में है, दूसरे सेक्शन में। आज सर नहीं आए थे इसलिए हम आपको क्लास ले लिए हैं। ओके, थैंक्स। बेटे आप लोग अगले लिंक के लिए वेट करो, ठीक है। फिजिक्स की क्लास यहीं पे ओवर हो रही है आपकी, ठीक।